हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 3 की हेडिंग 3.9 दैट इज़ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर। इलेक्ट्रिकल एनर्जी और पावर एक्चुअल में होती क्या है। तो जब भी हम किसी भी कंडक्टर को कंसिडर करते हैं जिसमें हमारे इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो करते हैं और करंट प्रोड्यूस होता है, तो उसमें दो एंड्स होते हैं और जो करंट होता है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में फ्लो करता है। तो यहाँ पे जो हमने कंडक्टर लिया उसके दो एंड्स पॉइंट है जो कि हैं ए और बी, जिसमें जो है करंट आई फ्लो कर रहा है। अब करंट फ्लो कर रहा है तो इसमें एक पोटेंशियल होगा, तो हाँ जो पॉइंट ए पर पोटेंशियल है उसे हमने वी ए माना है और जो करंट बी पर पोटेंशियल है उसे हमने वी बी माना है। और अब यहाँ पे हमने ये केस कंसिडर किया है कि जो हमारा करंट है वो पॉइंट ए से पॉइंट बी में फ्लो कर रहा है, मतलब कि जो हमारा पॉइंट ए पर वोल्टेज है वो पॉइंट बी के कंपैरिजन में ज़्यादा है। ये करंट हमेशा जो होता है हमारा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में फ्लो करता है। और जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, पोटेंशियल डिफरेंस को हमने यहाँ वी से डोनेट किया है। जो वी है वो क्या होगा, वी ए माइनस वी बी, जो कि ज़ीरो से बड़ा होगा। अब इस टाइम में हमारा चार्ज कितना फ्लो करेगा, तो अमाउंट ऑफ चार्ज जो होता है वो आई डेल्टा टी होता है, जहाँ पे डेल्टा क्यू हमारा काफ़ी ज़्यादा स्मॉल चार्ज है और डेल्टा टी हमने एक स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम में कैलकुलेट किया है कि हमारा एक्चुअल चार्ज कितना फ्लो कर रहा है। अब यहाँ पे हमें ज़रूरत है पोटेंशियल एनर्जी के टर्म को डिफाइन करने की। तो पोटेंशियल एनर्जी हमारी कितनी होती है, पोटेंशियल एनर्जी जो होती है क्यू वी होती है। एट पॉइंट ए का पोटेंशियल कितना था, क्यू वी ए, तो पोटेंशियल एनर्जी जो होगी ए पॉइंट पर वो होगी क्यू वी ए और पॉइंट बी पर क्यू वी बी। अब हमें क्या करना है, अगर हमें इसका पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस निकालना है, डेल्टा यू निकालना है, तो हम फाइनल पोटेंशियल एनर्जी में इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को माइनस कर देंगे। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी में हमने इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को माइनस किया तो हमारी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, ज़्यादा थी। क्या आया, डेल्टा क्यू वी। अब डेल्टा क्यू की जगह हम क्या लिख सकते हैं, आई वी डेल्टा टी। एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड एंड नेवर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी जस्ट ओनली ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर। तो इससे हमने क्या किया, अब जो पोटेंशियल एनर्जी है उसे हमने काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में ले दिया। और जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी के जस्ट अपोजिट होती है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, स्टेशनरी में होती है। जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो बॉडी को मोशन प्रोवाइड करती है। इस वजह से जो है हमारा माइनस साइन लग गया। अब उसके बाद इसे हमने डेल्टा के को किस टर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, आई वी डेल्टा टी के टर्म में हमने इसे रिप्रेजेंट किया। अब उसके बाद यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में बात कर ली है। अब जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी एक कंडक्टर में क्या करती है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके मोशन को और भी ज़्यादा रैंडम कर देती है। जो उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है उससे काफ़ी ज़्यादा एक्सेलरेट कर देती है। चार्ज कैरियर्स डू नॉट मूव विद एक्सेलरेशन बट विद स्टेडी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो जो हमारे जो ये होते हैं चार्ज पार्टिकल्स होते हैं इनमें ये एक्सेलरेट नहीं होते हैं नॉर्मली। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं क्या करते हैं, ड्रिफ्ट करते हैं। लेकिन जब काइनेटिक एनर्जी हमारी बढ़ जाती है तो क्या करते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा रैंडम मूव करने लगते हैं, जिनकी वजह से इनमें शॉर्ट ऑफ एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है। अब बात आती है कि हमारा वर्क डन क्या होता है। तो वर्क डन क्या होता है, वर्क डन हमारा पोटेंशियल एनर्जी को ही हम वर्क डन के टर्म में डिफाइन करें। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, पोटेंशियल एनर्जी जो काइनेटिक एनर्जी की अपोजिट थी, मतलब पोटेंशियल सबसे पहले हमने कैलकुलेट की, उसमें हमने माइनस साइन लगाया तो वह काइनेटिक एनर्जी बन गई। अब उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को तो हम वर्क डन कहते हैं। अब बात करते हैं पावर क्या होता है, क्योंकि इसमें जो हेडिंग थी वो थी इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर। तो अब बात आती है पावर क्या होता है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिसिपेटेड पर यूनिट टाइम इज द पावर डिसिपेटेड, P इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा टी। जितना हमारी एनर्जी पर यूनिट टाइम खर्च होती है उसे हम पावर कहते हैं। पावर के ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग भी हम कुछ फॉर्मूले ड्राइव कर सकते हैं। ये कुछ फॉर्मूले हैं जो हम ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, ओम्स लॉ में मतलब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके इसकी वैल्यू हम इजीली निकाल सकते हैं। अब बात आते हैं कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर सीरीज एंड पैरेलल। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, रजिस्टर्स के बारे में पढ़ा था, रजिस्टर किस तरह से टेम्परेचर से इन्फ्लुएंस होते हैं। अब इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। रजिस्टर को दो तरह से कंबाइन किया जा सकता है, सीरीज़ में और पैरेलल में। सीरीज़ में क्या होता है,
सीरीज में वोल्टेज जो होता है अक्रॉस ईच रजिस्टर अलग अलग होता है, लेकिन करंट जो होता है वो सेम होता है। पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है अक्रॉस ईच रजिस्टर, लेकिन करंट जो होता है वो अलग अलग होता है। और फिर इस कॉम्बिनेशन के बारे में पहले पढ़ चुके हैं। अगर एक रजिस्टर दूसरे रजिस्टर से कनेक्टेड है, इस तरह का सिंपल कनेक्शन अगर सीरीज़ में इस तरह से होता है, इसे सीरीज़ कहते हैं। इस तरह से ब्रांच फॉर्म हो जाती है तो उसे पैरेलल कहते हैं। और उसके बाद यहाँ पे इसके डेरिवेशन दिए गए हैं, जिसमें एक्चुअली में क्या है कि जो हमारा पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, सम ऑफ द पोटेंशियल जो होता है V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, क्योंकि जो हमारा पोटेंशियल होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में वो अलग अलग होता है। यहाँ पे हमने सिर्फ दो रजिस्टर का केस कंसिडर किया है, जिसमें R1 और R2 जो है वो दोनों के दोनों सीरीज़ में कंबाइंड है। और इसके बाद इनका टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V1 प्लस V2 होगा। करंट तो सेम रहेगा और हमारा जो होगा रेजिस्टेंस जो होगा क्रॉस ईच रजिस्टर वो कितना होगा, दोनों का सम होगा। V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 इज इक्वल टू I R1 प्लस R1 प्लस R2 को हम क्या लिख सकते हैं, R इक्विवेलेंट, और जो V1 प्लस V2 है वो V के बराबर है, तो V अपॉन I इज इक्वल टू R1 प्लस R2। इसी तरह से अगर हम 3 का कॉम्बिनेशन ले लें, उसी तरह से हम N के कॉम्बिनेशन के लिए भी निकाल सकते हैं। अब बात आती है कि हमारा पैरेलल कैसे होता है। तो पैरेलल में क्या होगा, करंट जो होगा हमारा I1 I2 के फॉर्म में होगा, क्योंकि करंट जो होता है वो अलग अलग होता है पैरेलल में, पोटेंशियल सेम होता है। तो यहाँ पे हमने बस इसी तरह से सब्स्टिट्यूट कर दिया। पैरेलल में क्या लेंगे, 1/R1 प्लस 1/R2, उसके लिए हम क्या लेंगे, इज इक्वल टू में R इक्विवेलेंट। ये सिर्फ 2 का केस था, 3 4 N नंबर्स के लिए भी हम इसे कंसिडर कर सकते हैं। अब फिर इस तरह से यहाँ पे इस पूरे को कंसिडर किया गया। इसमें यहाँ पे कितने लिए गए थे, 3 लिए गए थे। आपके बहुत सारे ऐसे केस होते हैं जिसमें आपको सीरीज और पैरेलल दोनों ही मिलते हैं। तो ये इसमें क्या है, ये वाला जो पहला केस है ये सीरीज़ वाला, ये पैरेलल वाला है। पहले आप इसे पैरेलल से क्या कर लोगे, सीरीज़ में तोड़ लोगे, जैसे आपको इसमें ये तोड़ के बताया गया है। फिर आप इन दोनों को सीरीज़ में ऐड कर लोगे तो आपको फाइनल रिजल्ट जो है वो मिल जाएगा। अब हेडिंग है 3.11 दैट इज सेल EMF एंड इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है। अगर आप इस सिंपल से इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो सिंपल से इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है, एक निगेटिव इलेक्ट्रोड होता है। यहाँ पर जो हमने P है उसे पॉजिटिव माना है और N को निगेटिव माना है। अब जो हमारा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V प्लस, और जो निगेटिव है उसका माइनस का V माइनस है। ठीक है, तो दोनों का पोटेंशियल हमें पता है। दो हमारे इलेक्ट्रोड हैं, एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है, दोनों के पोटेंशियल हमें पता है। तो दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस P एंड अक्रॉस N है, इसे हम कहते हैं EMF या तो फिर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये एक्चुअली में कोई फोर्स नहीं होता, सिर्फ एक हिस्टोरिकल मीनिंग होता है जिसकी वजह से हम इसे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं, लेकिन एक्चुअली में कोई फोर्स नहीं होता। जो पोटेंशियल होता है अक्रॉस 2 इलेक्ट्रॉड्स उसी को हम EMF कहते हैं। जब हमारे सर्किट में कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा होता तो उन इलेक्ट्रॉड्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो हमारा EMF कहलाता है। ठीक है, अब अगर हमें इसका कुछ सिग्निफिकेंस अंडरस्टैंड करना है कि एक्चुअली में ये EMF होता क्या है, ये E एक्चुअली में होता क्या है, तो हम इसमें एक केस कंसिडर कर लें कि हमने इस इलेक्ट्रोलाइट में एक रजिस्टर R लगाया है जो कि हमने CD के अक्रॉस लगाई है। C D पॉइंट है, ये C पॉइंट है, इसके अक्रॉस हमने क्या किया है, एक रजिस्टर को कनेक्ट कर दिया। अब इसमें हमने क्या किया, इस रजिस्टर में हमने कि स्टेडी करंट, मतलब कि एक इक्वल अमाउंट ऑफ करंट जो है हम फ्लो करवा रहे हैं, कि स्टेडी करंट को फ्लो करवा रहे हैं। और जो करंट इसमें कैसे फ्लो कर रहा है, N से P में फ्लो कर रहा है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड में फ्लो कर रहा है। ठीक है, किस में फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रोलाइट में जो फ्लो कर रहा है, द करंट फ्लो फ्रॉम N to P थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। जो इलेक्ट्रोलाइट है हमारा उसमें N से P में फ्लो कर रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव में फ्लो कर रहा है, लेकिन R में मतलब रजिस्टर में P से N में फ्लो कर रहा है। जो हमारा पूरा इलेक्ट्रोलाइट था, जब हमने रजिस्टर को कनेक्ट नहीं किया था तब हमारा करंट कैसे फ्लो कर रहा था, जब रजिस्टर, अगर हम इसमें ये ले लें रजिस्टर हमारा कनेक्ट नहीं है तो हमारा करंट कैसे फ्लो कर रहा था, N से P में ऐसे फ्लो कर रहा था। लेकिन जब हमारा रजिस्टर लग गया, पहले हमें कैसे कर रहा था, N से ऐसे जा रहा था करंट और P में आ रहा था। बाद में जब रजिस्टर में लगा दिया तो रजिस्टर में कैसे जाने लगा, पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल में जाने लगा। अब इसमें क्या है, रजिस्टर को हम इनफाइनाइट भी कंसिडर कर सकते हैं और फाइनाइट भी कंसिडर कर सकते हैं। सबसे पहले हमने ये केस कंसिडर किया कि हमारा जो रजिस्टर है वो इनफाइनाइट है।
रजिस्टर इनफाइनाइट है तो रजिस्टर के इनफाइनाइट होने की वजह से क्या हुआ, करंट जो इसमें जा रहा है वो ज़ीरो हो गया। ठीक है, अब हमारा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन P एंड N, पहले जो हमने पोटेंशियल डिफरेंस निकाला था वो क्या था, हमारा EMF था। अब इसमें हमने क्या किया, एक रजिस्टर भी कनेक्ट किया हुआ है। अब क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा P और N के अक्रॉस वो होगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन AB प्लस पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन BN प्लस पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन PA के बराबर, जो कि एक्चुअली में E है। लेकिन अगर हम ये केस करें कि R को हम फाइनाइट कर दें तो क्या होगा, I ज़ीरो नहीं होगा, जिसकी वजह से जो हमारा पोटेंशियल होगा वो E माइनस IR हो जाएगा। मतलब कि जब हमारा करंट AB फ्लो नहीं कर रहा होता तो जो पोटेंशियल होता है और EMF होता है वो दोनों सेम होते हैं। लेकिन जैसे ही हमारा करंट फ्लो करना स्टार्ट होता है तो जो पोटेंशियल होता है और जो EMF होता है वो चेंज हो जाता है। EMF ज़्यादा होता है और जो पोटेंशियल होता है वो कम हो जाता है। पोटेंशियल हो जाता है E माइनस IR, जहाँ पे I जो होता है उसमें करंट फ्लो कर रहा होता है और R जो होता है, हर एक सेल को इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि उसमें एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है तो वो उसके इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होता है। अब ओम्स लॉ का यूज़ करते हुए कुछ इसमें इक्वेट करके कुछ अलग अलग फॉर्म में ड्राइव कर लिए गए हैं। अब इसमें क्या है ये क्वेश्चन, इसमें सबसे पहले आप इस पैरेलल को सीरीज़ में तोड़ लो, इस पैरेलल को सीरीज़ में तोड़ लो, फिर इन पूरे कनेक्शन से पूरे को कनेक्ट करते जो कि ये सीरीज़ में हो जाएगा, ये सीरीज़ में, ये सीरीज़ में, ये सीरीज़ में, चारों सीरीज़ में हो जाएंगे। फिर आप उस तरह से इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हो। अब बात आती है सेल्स इन सीरीज़ एंड पैरेलल। जो सेल होते हैं वो भी सीरीज़ और पैरेलल में लगते हैं। तो सेल कैसे सीरीज़ और पैरेलल में लगते हैं, इसमें क्या है कि दो हमारे सेल हैं और ये क्या है, सीरीज़ और पैरेलल में लगे। अब हमें इनका इक्विवेलेंट क्या फाइंड करना है, इनका इक्विवेलेंट वोल्टेज फाइंड करना है कि इनके बीच का इक्विवेलेंट वोल्टेज है कितना। तो ये क्या है, सीरीज़ में लगे हुए हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन्हें ऐड करना पड़ेगा। अब हम इन्हें ऐड कैसे करेंगे वो हम इसमें देखने वाले हैं। तो इसमें क्या है कि हमने कंसिडर कर लिया है कि VA, VB और VC ये पॉइंट A, पॉइंट B और पॉइंट C पे रेजिस्टेंस वोल्टेज है। हमें नहीं पता कि इस पॉइंट पे अभी कितना वोल्टेज है, अभी हमने सिर्फ कंसिडर कर लिया है कि पॉइंट A, पॉइंट B और पॉइंट C पर VA, VB और VC पोटेंशियल्स हैं। ठीक है, तो अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है पॉइंट AB के अक्रॉस, वो कितना होगा, VA माइनस VB। BC के अक्रॉस कितना होगा, VB माइनस VC होगा। अब हमें क्या करना है, हमें एक्सियम्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है, VAB कैलकुलेट करना है, VBC कैलकुलेट करना है, क्योंकि पहले हम इसे कैलकुलेट करेंगे, फिर उसके बाद पूरे का कैलकुलेट करेंगे। VAB में हमने क्या किया, VA में VB माइनस किया। ठीक है, तो उसके बाद हमने VA कितना था, E1 था और VB कितना था, IR1 था। दोनों को सेपरेट करवाया, VAB मिला। अब पॉइंट BC के लिए हमने क्या किया, VB में VC सेपरेट किया और पूरे पॉइंट के लिए हम क्या करेंगे, VA में VC को माइनस करेंगे। VA में VC को माइनस करने का मतलब है इन दोनों को एक साथ माइनस कराना। तो यहाँ पे हमने E1, E2 को अलग लिख लिया है, I को सेपरेट करके R1, R2 को अलग लिख लिया है। अब इसमें केस ऐसा भी हो सकता है कि इसमें कैसे पॉजिटिव निगेटिव ऐसे कनेक्टेड है। अगर आपका केस ऐसे हो पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, तो जहाँ पे आपका माइनस का साइन अभी लग रहा है वहाँ पे क्या लगने लगेगा, पॉजिटिव साइन लगने लगेगा। अगर आपको ये निकालना है कि टोटल कितना EMF है, तो EMF किसके बराबर होगा, E1 प्लस E2। रेजिस्टेंस कितना बराबर होगा, R1 प्लस R2 के इक्विवेलेंट होगा। और यही बात आपकी इसमें रहती है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। पैरेलल कॉम्बिनेशन में अंतर कितना होता है, वहाँ पे आप करंट कितना लेते हैं, दोनों केसेस में आप I करंट ले रहे थे, लेकिन इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, करंट की वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी। एक में आप I1 लोगे, एक में आप I2 लोगे, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है। आप पैरेलल कॉम्बिनेशन में सेम करंट फ्लो नहीं करता, अलग अलग करंट फ्लो करता है थ्रू ईच रजिस्टर। क्योंकि अगर आपको रजिस्टर अगर दो आपके रजिस्टर्स हैं जिसमें आपका करंट जो है वो सेम होता है, तो उसमें क्या होता है, उसमें एक दूसरे जो होते हैं उन दोनों के बीच मतलब जो करंट होता है एक का शेयर हो जाता है। लेकिन अगर उनका रेजिस्टेंस एक जैसा नहीं होता है तो उसमें I1 I2 अकॉर्डिंगली उनके जो करंट होते हैं वो शिफ्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पे क्या, यहाँ पे सेल की बात है, तो सेल की वजह से क्या होगा, सेल का जो EMF होगा वो डिसाइड करेगा कि वहाँ पे कितना करंट फ्लो करना है। तो इसमें वही चीज़ आपने यूज़ करी, E1
माइनस आई आर वन और E2 माइनस आई टू। और जो I है उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, I1 प्लस I2 करना पड़ेगा और यहाँ से आप इस वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पे R इक्विवेलेंट का फाइंड करने का तरीका बता दिया गया और ये फर्दर ऑन उसके बारे में कुछ और डिटेल स्टडी है। होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।